एक आज परिवहन टॉपिक देखना है। लगभग लगभग हम उसकी सारी चीजें देख चुके हैं पहले ही, है ना। लेकिन ऑफिशियल टाइप से नहीं पढ़े हैं कि भाई हाँ परिवहन टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज हमको परिवहन देखना है, ठीक है। लेकिन परिवहन देखने से पहले थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, डिस्क्लोज कर देता हूँ कि आगे हम जब भूगोल पढ़ेंगे, क्योंकि मैपिंग हमारा कंप्लीट हो गया है, तो जब हम भूगोल पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, पहले उस टॉपिक को देख लेते हैं। फिर ये भूगोल का ही एक टॉपिक है जिसे परिवहन के नाम से हम जानेंगे, ठीक। तो देख लेते हैं दोस्त। चलिए, क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ का भूगोल। परिवहन तो बाद में पढ़ाऊंगा बोला ना जी, जब भूगोल को डिस्कस कर लेते हैं बोले। छत्तीसगढ़ का भूगोल देखना है ना। छत्तीसगढ़ का भूगोल में कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसके दो रास्ते हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत कहां से करेंगे ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल में जो सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे वो रहेगा प्राकृतिक प्रदेश। क्या टॉपिक रहने वाला है? प्राकृतिक प्रदेश, है ना। प्राकृतिक प्रदेश के बाद अगला टॉपिक आप देखोगे भूगार्भिक संरचना। एक पहला टॉपिक प्राकृतिक प्रदेश, दूसरा भूगार्भिक संरचना। यहां तक के देखेंगे, ये कॉमन टॉपिक्स रहेंगे, मतलब यहां से शुरू ही होना है छत्तीसगढ़ का भूगोल। इसके बाद हम इसको दो भागों में तोड़ करके पढ़ सकते हैं, मतलब दो भागों में तात्पर्य या तो इस रास्ते से बढ़ सकते हैं या तो उस रास्ते से बढ़ सकते हैं। एक रास्ता हो सकता है कि हम यहाँ पे खनिज देखें, ठीक है। भूगार्भिक संरचना, भूगार्भिक संरचना के बाद हम देख सकते हैं खनिज। खनिज, खनिज का उपयोग उद्योगों में किया जाता है, तो इसके बाद हम देखें उद्योग, है ना। इसके बाद जल संसाधन, और ऊर्जा देखी जा सकती है। ठीक है, जल संसाधन देख सकते हैं, ऊर्जा देख सकते हैं। तो एक क्रम ये हो सकता है, एक क्रम ये हो सकता है, मैं नंबरिंग उसके आप बात का ही कर रहा हूं, है ना। एक क्रम ये हो सकता है कि हम यहाँ पे देख ले मिट्टी। क्या देखें? मिट्टी देखें। मिट्टी के बाद हम देखें जलवायु, ठीक है। उसके बाद ये जल संसाधन यहां पे आ जाएगा, और उसके बाद देखिए कृषि, और कृषि के बाद देखिए सिंचाई। ठीक, तो दोनों में से कोई भी एक क्रम पहले उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भूगार्भिक संरचना से ही खनिज का निर्माण होता है, और भूगार्भिक संरचना से ही हमें मिट्टी भी मिलती है। तो दोनों में से कोई एक पाथ हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, है ना। खनिजों का उपयोग उद्योग में होता है, फिर उद्योग से ऊर्जा भी, ऊर्जा उद्योग भी है। जल संसाधन लगेगा ही लगेगा वहां पे, अगर किसी उद्योग में हमको आगे बढ़ना है। तो एक क्रम ये हो सकता है। दूसरा क्रम ये हो सकता है कि हम पहले मिट्टी पढ़ लें, ठीक है, फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस जान ले, फिर कृषि का पैटर्न समझ ले, फिर जल संसाधन भी पढ़ के सिंचाई को जान ले। तो ये क्रम होता है, इसी क्रम में हम बढ़ते हैं, तो एकदम फ्लो वाइज फ्लो आता है कि हाँ ये पढ़ लिए, तो ये यहाँ पे था, तो ये ऐसा ऐसा करके पूरा अपने को रिलेट करते बन जाता है। लेकिन यदि मैं आपको बोलूं कि प्राकृतिक प्रदेश के बाद मैं पहले कृषि पढ़ा देता हूं, तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? रिलेटिबिलिटी इशू आ जाएगा कि पता ही नहीं है मिट्टी कौन सा पाया जा रहा है। तो जहां पे जो मिट्टी पाया जा रहा है उस टाइप का खेती होगा, सीधी सी बात है। जहां पानी अच्छा होगा खेती ज्यादा होगा, जहां पानी अच्छा नहीं होगा खेती नहीं होगा। तो रिलेट करते नहीं बनता है। तो ये एक फ्लो है, ऐसे अपन बढ़ते हैं, है ना। इसके बाद जब आगे बढ़ते हो, 10 हो गया ना टॉपिक, ठीक है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो वन, फॉरेस्ट देखोगे। फॉरेस्ट का टॉपिक एक इंडिविजुअली देख सकते हो, उसका उन दोनों से कोई अफेक्शन तो नहीं है, तो कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वन, वन के बाद ये आपका एग्जैक्ट जो भूगोल वाला सीन है वो हो जाता है खत्म। इसके बाद कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे कि शिक्षा, जो भी भूगोल का ही हिस्सा है, मानवीय भूगोल का, है ना। और परिवहन ये है, और जनांकिकी मतलब जनगणना,
ये इतने सारे टॉपिक्स हमको भूगोल के अंदर देखने रहेंगे, है ना। ये सारे मेन टॉपिक्स है, इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें जो पर्टिकुलर जनगणना है वो आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया हुआ है प्री के, ठीक है। इसमें से जो पर्टिकुलरली आपका खनिज है, कृषि है, सब अलग अलग से मेंशन किया गया है। मतलब भूगोल भी लिखा है, लेकिन भूगोल से अतिरिक्त इनका भी नाम लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। इसका कहने का मतलब ये है कि भैया भूगोल से तो पूछूंगा ही पूछूंगा, लेकिन इससे पर्याप्त मात्रा में प्रश्न पूछूंगा। तो सबसे पहली बात, आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है, ठीक है। सिलेबस जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर उस टॉपिक का नाम है। अगर खनिज सिलेबस में लिखा है मतलब खनिज से 3 क्वेश्चन आने ही आने। लेकिन अगर पूरा का पूरा भूगोल लिखा है तो फिर एक अनसर्टेनिटी है कि कहीं से भी कुछ भी दे देगा भूगोल के अंदर। लेकिन अगर भूगोल लिखने के अलावा खनिज स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है, मतलब भाई मेरा इंटरेस्ट, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ये है, तो मैं आपसे यहां से प्रश्न पूछूंगा, ऐसे करके वो आपको पहले ही हिंट दे रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें अपने को देखनी है। तो ये है अपना पूरा का पूरा भूगोल। इतना अपन पढ़ेंगे, हमारा छत्तीसगढ़ का भूगोल खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, हमको इसमें कम मेहनत लगेगा। क्यों कम मेहनत लगेगा? एटलीस्ट 50 to 60% कंटेंट हमारे अंदर है ना, पूरा अंदर है। हम लोग जो 1-1.5 महीना जो मेहनत किए हैं पिछला, वो लोकेशन के साथ हमारे दिमाग में अंदर है। तो हमको यहाँ पे केवल क्या लगेगा, मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे कुछ पढ़े थे क्या जी ऐसा बोल के, तो आप लोग बता दोगे हाँ सर पढ़े थे, तो वो मेहनत मेरा बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि पहले मेहनत कर चुके हैं उसमें। जब उस पर पहले समय लगा चुके हो तो अब क्या है, अब रिवीजन टाइप की चीजें होंगी। तो अपने को क्या रहेगा, आधा चीज पता है, आधा नई चीज आएगी उसको अंदर करना है, और दोनों को रिलेट करते जाना है। तो इससे क्या होगा, हमारा भूगोल बहुत अच्छे से तैयार होगा। मैं आपको बता दूं, भूगोल में जो प्राकृतिक प्रदेश टॉपिक है वो एकदम इंडिविजुअल टॉपिक है, और लेकिन उसका पूरा का पूरा जो बैक सीक्वेंस आएगा वो आपके मैपिंग से आएगा। कल की क्लास में कौन कौन नहीं था? क्यों नहीं थे? गांव चले गए थे आप जी। भाई अब सूर्य भगवान बोले हैं कि टेक्निकल एरर आ गया है मेरे पास, तो इंद्र देवता आप क्लास को लंबा खींच लो, ऐसा करके बोले हैं, है ना। तो अब रेनकोट रखना ही पड़ेगा अपने पास में, है ना। बारिश वाला अब तो लग ही रहा है कि बारिश का मौसम आ ही गया है। देखो अब गर्मी आएगा वो एक अलग सीन है, लेकिन आप लोग रखे रहिए ना, बारिश के नाम से नहीं आ रहे ये वाला सीन मत हो, क्योंकि नुकसान हुआ आप लोग का कल, ठीक है। कल हम लोगों ने पूरा का पूरा 234 तहसील लोकेट किया है, पर्याप्त 2 घंटा दे करके, है ना। तो अब ऐसे उसको रिवीजन करा दो तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि बहुत लंबा समय दिया उसमें, 2 घंटा 2.5 घंटा, 15-20 मिनट की बात होती तो करा भी देते, है ना दोस्त। अरविंद बैठ के एकदम पूरा याद करके बता रहा था कल, इतनी अच्छी बात है देखो, है ना। मिस नहीं करना क्लास। चलो चालू करते हैं। तो ये इतने सारे टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स का नाम सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत जगह में यूज आएंगे। ये टॉपिक्स का नाम ही आपको बहुत जगह में कंटेंट के तौर पे उपयोग होगा। तो इस टॉपिक का नाम को पहले दिमाग में डालते जाओ। चलो पहला टॉपिक कौन सा पढ़ना है दोस्त? प्राकृतिक प्रदेश, है ना। फिर दूसरा भूगार्भिक संरचना, तीसरा खनिज, उद्योग, जल संसाधन, ऊर्जा, फिर से देखो, सबसे पहले इसका उपयोग क्या है। अभी जो आपको बार बार ये टॉपिक ही याद कर लो बोल के बोला गया, तो इन केस आप इंटरव्यू में पहुंच जाते हो, मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, पीछे भी बताऊंगा लेकिन बहुत आगे। इन केस आप इंटरव्यू में पहुंच गए और इंटरव्यू में पूछा कहाँ से हो जी ऐसे करके, तो कहाँ से हो सूर्या? रायपुरा महादेव घाट, इस पार उस पार, इसी पार हो? हाँ इसी पार हो। चलो, तो आपसे पूछेंगे इंटरव्यू में कहाँ से हो जी सूर्या नायक जी, आप बताइए ऐसा बोल के, तो आप बताओगे रायपुरा महादेव घाट। तो बताएंगे क्या कुछ उसके बारे में ऐसे करके बोलेगा इंटरव्यूअर आपसे, क्या पूछेंगे कि अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बताइए, तो आप आम बाय कुछ भी बताओगे नहीं, ठीक है। आप इन्हीं टॉपिक्स के अंदर बताओगे और इसी सिक्वेंसिंग में बताओगे कि सर मैं रायपुरा महादेव घाट का जो निवासी हूँ, जो कि
जिसकी भौगोलिक स्थिति में वो छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आता है। भूगार्भिक संरचना के तहत यहाँ पे आर्कियन चट्टान पाई जाती है मुख्य तौर पे। फिर बताओगे कि भाई यहाँ पे खनिज वनिज मिलता है क्या? तो नहीं मिलता सर, मेरे एरिया में नहीं मिलता सर, लेकिन मेरे रायपुर जिले में बहुत सारे खनिज मिलते हैं, ऐसे करके बताओगे। फिर पूछेगा उद्योग, उद्योग तो सर मेरे घर के पास में तो उद्योग नहीं है, लेकिन मेरे रायपुर जिले में बहुत सारे उद्योग है, फलाना ढिकाना नाम है, ये औद्योगिक क्षेत्र है। फिर आगे बढ़ोगे जल संसाधन, तो सर हाँ जल संसाधन के दृष्टिकोण से मैं तो एकदम समृद्ध हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे बाजू से खारून नदी निकलती है और मेरा पूरा का पूरा शहर खारून नदी के तट पर बसा है, हटकेश्वर महादेव का मंदिर है सर। फिर बताओगे ऊर्जा, हाँ सर 24 घंटे बिजली आता है, एक आध बार कट जाता है, ऐसे करके बताओगे, ठीक है। फिर मिट्टी बोलेगा, हाँ सर मिट्टी विट्टी पाया जाता है, लेकिन मैं खेती वेती नहीं करता हूँ सर, नहीं पता मेरे को, ऐसा करके बोल देना, ठीक है। ठीक है। फिर जलवायु पूछेगा तो पूरे छत्तीसगढ़ का जलवायु एक ही है, उसको आप बता दोगे। फिर कृषि बोलेगा, हाँ सर मेरे घर के आसपास कृषि होता था सर, लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं वो खेती जमीन को ना ऐसी ऐप बाय उसमें घर और बना दे रहे हैं, और ना सर खेती कम होता जा रहा है, ठीक है। फिर बोलेगा सिंचाई, हाँ सर खारून से एकदम पानी खींच लेते हैं हम लोग, ऐसा करके, ठीक। फिर आगे बोलेगा वन, तो नहीं सर कहाँ वन, इतना गर्मी लगता है क्या नहीं है, पेड़ीच नहीं है करके बताओगे। फिर शिक्षा, हाँ सर पढ़ा हूं ना, तभी ताकि सामने बैठा हूं। हाँ सर शैक्षणिक संस्थान बहुत सारे हैं मेरे आसपास, ऐसे करके बताओगे। फिर परिवहन, अच्छा शैक्षणिक संस्थान के अलावा आप ये भी बताओगे, हाँ सर मेरे एरिया में साक्षरता की दर इतनी है, इतना इतना ये हिसाब किताब है, लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक नहीं है, जागरूक है पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा जो भी आपको बताना चाहोगे वो बताओगे आप। फिर परिवहन बताओगे, हाँ सर रोड बना हुआ है एकदम चकाचक, कका बनवा दी है एकदम, ऐसा करके। नदी के उस पार तो एकदम चकाचक रोड है सर, इधर ही गड़बड़ है, ऐसे करके बताओगे फिर, है ना, ठीक। फिर जनगणना बोलोगे, हाँ सर पर्याप्त मात्रा में लोग रहते हैं, एकदम डेंसिटी इतना ज्यादा है कि एक सांस लेने में भी दूसरे एक सांस को दो लोग खींचते हैं, ऐसा करके बताया, ठीक। फिर बताओगे, हाँ सर पर्याप्त मात्रा में SC ST OBC और जनरल साहब एकदम मिल बांट के रहते हैं। फिर बता देना सब जो और बताने का मन है उसके बाद, लेकिन बेसिकली यही फॉर्मेट होगा जब आपसे पूछेगा कि अपने या अपने क्षेत्र के बारे में बताइए, तो इसी फॉर्मेट को, ठीक। इसके बाद आप मंदिर संदिर ये सब बता सकते हो, पर्यटन क्षेत्र है ना, पर्यटन भी भूगोल में ही आता है एक प्रकार से देखोगे, लेकिन पर्यटन हम पढ़ चुके हैं, पूरा पर्यटन स्थल देखे हैं, लगभग 90% पर्यटन स्थल, प्रमुख पर्यटन स्थल देख चुके हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है। तो ये हमारा किस में काम आ गया? इंटरव्यू में। ये हो गया इंटरव्यू के बाद उसके पहला चरण आता है मेंस। मान लो बोल दिया भाई पर्टिकुलर किसी जगह के बारे में बताओ बोल के, उसके सारे एस्पेक्ट देखोगे। तो जब भौगोलिक एस्पेक्ट देखोगे तो ये सारा का सारा भौगोलिक एस्पेक्ट है, तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार पूरा का पूरा ये सब बताओगे, ठीक है। फिर धार्मिक स्थिति के हिसाब से बता सकते हो, फिर आर्थिक स्थिति के हिसाब से बता सकते हो। तो ये वैसा ही अपने को खेल करके आना है। बाकी प्री में तो ये सीधा सीधा टॉपिक्स ही है, बोल देगा रायपुर जिले में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है निम्न में से, बताओ करके 4 ऑप्शन देगा, उसमें से अपने सब पता है, मार के आ जाएंगे, ठीक है। चलो हम लोग देख रहे थे दोस्त परिवहन, है ना, यही आ गया मैप, मेरे चमक जाता है वहां से। परिवहन ना बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है, महत्ता भी कम है, हम पढ़ चुके हैं मैपिंग, इसलिए मैं इस टॉपिक को सबसे पहले इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि हमारे दिमाग में है, और हमारे दिमाग में अगर है तो उसको तुरंत तुरंत पढ़ के हम लोग खत्म कर देंगे, तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, हम भूलेंगे भी नहीं और उसका उपयोग भी हो जाएगा। लेकिन आज से 20-25 दिन बाद पढ़ाऊंगा तो आप लोग सर क्या बोल रहे हो ऐसे करके, उससे बेटर है भाई आप ही लोग आज बता दो जब सारी की सारी चीजें पता है तो, है ना। तो परिवहन, अब अगर परिवहन की बात की जाए, है ना, तो मैंने आपसे पहले भी चर्चा की है, आज फिर से चर्चा कर रहा हूं। ये जो परिवहन है, परिवहन का मीन्स होता है ट्रांसपोर्टेशन, इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, हिंदी में परिवहन बोलते हैं। तो जो परिवहन है ना, या परिवहन के साधन है, तो पहली बात आपके सिलेबस में ये टॉपिक है क्या प्री में? तो हाँ है। मेंस में है क्या? तो हाँ है। इसको एक अलग टाइप से डिनोट किया है उसने, है ना, पेपर नंबर 5 भूगोल वाला सेक्शन, है ना, उसमें पार्ट 3 जो कि है छत्तीसगढ़ का भूगोल वाला सेक्शन, है ना। पेपर नंबर 5 मतलब जिसमें भूगोल और इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी और छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी, पार्ट 1 में।
पार्ट 2 में इंडियन जियोग्राफी है जो कि आप अभी पढ़ रहे हो दूसरे क्लास में, और तीसरा है छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी जो अब हम अभी पढ़ रहे हैं इस क्लास में, है ना। तो उसमें जो सबसे लास्ट टॉपिक लिखा है सिलेबस में वो ये है परिवहन के साधन एवं पर्यटन, ऐसा करके टॉपिक लिखा है। रखे हो सिलेबस? नहीं रखे हो? खोलो। फटाफट खोलो। ठीक है, मैं बता रहा हूं जब तक वो निकाल रहे हैं। परिवहन के साधन एवं पर्यटन, इसके अलावा स्पेसिफिकली कहीं पर भी इसका मेंशन नहीं है ना। ये देखो पेपर नंबर 5 है ना, भाग 3, छत्तीसगढ़ में परिवहन के साधन एवं पर्यटन। ठीक है, एक टॉपिक मेंस में अपने को देखने को मिलेगा, लेकिन इसका सदुपयोग आप कहां पे कर सकते हो, रखे रहना ना और मांगूंगा। इसका सदुपयोग कहां पे हो सकता है? निबंध में हो सकता है दोस्त। निबंध में आप बताओगे कि भाई पहले ऐसा था अभी ऐसा हो गया है, रमन के 15 साल और कका 5 साल ने छत्तीसगढ़ को ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया है, और इस बीच 3 साल हमारे जोगी जी का भी तो है यार, तो इन सब के 3-5 करते हुए निकल गए है ना, 23 निकल गए 23 निकल गए। तो आप पूछता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अब 24 साल हो जाएगा है ना, अभी नहीं 23 ही होगा, 1 नवंबर 2000, तो 23 साल विकास के निबंध लिखो ऐसा करके। जब उसमें निबंध लिखोगे तो बताओगे पहले ऐसा था, कुछ नहीं था, चिखला माटी में सनाग जाते थे, आज कका ने एकदम ऐसा रोड बना दिया है कि गाल की तरह चमकता है, ऐसा करके, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपको उपयोग में आएंगी। अब ये जो परिवहन है किसी भी क्षेत्र के विकास का सूचक होता है, ये मैं आपको इनिशियल लेवल पे भी बताया हूं, है ना, कि जो परिवहन के साधन है अगर वो विकसित है तो उस क्षेत्र को विकास या विकसित क्षेत्र माना जाता है। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको एक वो दिया था स्टेटमेंट, है ना, एक्सप्रेशन दिया था कि परिवहन के साधन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकास। तो आप लोगों ने बोला था, और मैंने ये वाला एक्सप्रेशन भी दिया था, 2 एक्सप्रेशन, है ना, कि परिवहन का साधन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विकास के, और दूसरा मैंने आपको दिया था विकास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परिवहन के साधन के। तो इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है या गलत है, कि दोनों गलत है? हाँ दोनों सही हो गए यार, कुछ भी बोल देते हो। अगर आप बोलोगे दोनों सही है तो फिर मैं दोनों तरफ का एंगल पूछूंगा, देख लो, बताना पड़ेगा। है ऐसा बोल रहे हो तो क्यों है ये भी बताना पड़ेगा, है ना। चलो मान रहे हो, आप लोग बोल रहे हो पहला स्टेटमेंट सूर्या सही है बोल रहे हो, नेताम जी आपका भी आवाज आया था, सही है, कैसे? तो मेड़ के माध्यम से भी जुड़ा हुआ है गांव, तो मेड़ ही मेड़ चल देते हैं अपन लोग अपना साइकिल कूदाते हुए। हाँ वो तो अभी भी बेच सकता है, मेड़ी चमेड़ ऐसा बोहक ले आएगा। हाँ हाँ ठीक, सही बोल रहे हो। ठीक, चलो मैं इसमें कुछ अपने विचार रखता हूँ, है ना, जो भी गलत सही होगा बताना। हाथ खोल के बैठो जी साहब, हाथ बांध के नहीं बैठना है आप भी, और खोल के और बंद कर, ठीक है, चलो हाथ बांध के नहीं बैठना है, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, आप लोगों के घर के आसपास घर बन रहा है क्या, या अपना भी घर बन रहा होगा, ठीक है, जमीन की खुदाई करवाए हैं, अब नींव वीव डाल के घर बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं वहां पे पक्की सड़क है और एक जगह पे कच्ची सड़क है, 2 सिचुएशन लेते हैं, एक जगह पे पक्की सड़क है, एक जगह पे कच्ची सड़क। पहले कच्ची सड़क की बात करते हैं। अब कच्ची सड़क जहां पे है तो हम अपना घर बनवा रहे हैं, तो घर बनवा रहे हैं तो हमको क्या लगेगा, सीमेंट लगेगा, गिट्टी लगेगा, रेती लगेगा, और भी बहुत सारे सामान, सैनिटरी आइटम्स, ये वो सब लगेंगे, है ना। तो मान लेते हैं इनिशियल लेवल की बात कर रहे हैं, हमको छत ढालना है ना, अपने को चाहिए गिट्टी, रेती और सीमेंट, ये 3 बेसिक इंग्रेडिएंट उस समय लगते हैं, समझो। रॉड वॉड आ गया है, बंधा गया है, अपने को ये 3 आइटम चाहिए और बहुत स्मूथ वे में जल्दी जल्दी चाहिए,
है ना। लेकिन कच्ची सड़क होने के कारण जो सामान आ रहा है, ट्रैक्टर में भरा सामान आ रहा है, तो कच्चा एकदम, कहीं पे एकदम गड्ढा है, कहीं पे ऐसा ऊपर उठा हुआ है, ब्रेकर बना हुआ है मिट्टी का, इस टाइप का पथरीला रास्ता है, तो जब वो आएगा ट्रैक्टर तो एकदम सनसनाक आ जाएगा। एक साइंस है, जैसे काका बोले थे साइंस है बढ़ती आएगा, वैसे आ जाएगा? नहीं, नहीं आएगा। कैसे आएगा? धीरे धीरे आएगा। तो धीरे 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 जब वो आएगा और ऐसा लुड़बुड़ लुड़बुड़ करते हुए भी आएगा, कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे ऊंचा उठा हुआ है, तो उस स्थिति में क्या होगा, सामान भी गिरेगा क्या? ठीक है, ज्यादा ऊंचा है तो इधर से पीछे से सामान गिरेगा, ऐसे ढाल है तो सामने तरफ से सामान गिरेगा, और ऐसा लुड़बुड़ा आ रहा है तो इधर उधर साइड से तो गिरिच रहा है। तो वो ठीक, पहली बात धीरे धीरे आ रहा है, दूसरा सामान लॉस होते होते आ रहा है, और तीसरा उतना फ्रीक्वेंट भी नहीं आ पा रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी जो अपने को चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो अब क्या होगा, वो सामान धीरे धीरे आएगा तो कंस्ट्रक्शन भी डिले होगा, धीरे 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 होगा, और धीरे धीरे होगा तो समय ज्यादा लगेगा। क्लियर? अब दूसरा कंडीशन, प्रॉपर रोड है, एकदम चिकना बना हुआ है, कंक्रीट का रोड है मान लो, या बिटुमिन रोड है, जो भी आपको समझ में आता है वो बना लो, है ना। तो आपके घर तक एकदम शानदार रोड बना हुआ है, कहां से? आपके जो मेन रोड है वहां से आपका घर तक का रोड एकदम चकाचक बना हुआ है, उसको देखोगे तो अपना चेहरा भी दिख जाएगा, इतना चकाचक है, इतना स्मूथ है। ठीक, अब आया गाड़ी, तो कहीं पे ऐसे लुड़बुड़ाएगा क्या? गिरेगा क्या सामान? नहीं, स्मूथ जल्दी से आ जाएगा क्या? साए साए काका वाले भाषण। ठीक है, तो एकदम निकला और पहुंच गया। अब एक गाड़ी आया, दूसरी गाड़ी आई, तीसरी गाड़ी आई, चौथी गाड़ी आई, पांचवी गाड़ी आई, कोई भी डिले नहीं है, जल्दी जल्दी सामान आया और हमारा घर जल्दी से बन गया। उस स्थिति में 2 दिन लग गया अपने को ढलाई करने में, और इस स्थिति में आधे दिन में हमारा काम खत्म हो गया। तो इस स्थिति में बारिश हो गई, तो इस स्थिति में क्या होगा, हमारा विकास तेजी से होगा क्या? होगा। तो परिवहन के साधन है वहां पे, इसलिए हमारा विकास तेजी से हो रहा है। पहला सिचुएशन क्लियर, कि परिवहन के साधन अगर समृद्ध है तो विकास भी समृद्ध होगा। दूसरा, अब ये वाला एक्सप्रेशन लेते हैं, विकास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परिवहन। ठीक है, तो हाँ, कुछ हद तक कहा जा सकता है। कैसे? अगर कोई क्षेत्र विकसित है, बोल रहे हैं जैसे ये हमारा ढंगनिया विकसित है, ऐसा मान रहे हैं, क्यों? सड़क गया हुआ है, मूवमेंट तेजी से होता है, तो अगर कोई क्षेत्र विकसित है तो वहां पे एटलीस्ट सड़क के साधन जरूर विकसित होंगे, या परिवहन, केवल सड़क की बात नहीं कर रहे, परिवहन के साधन विकसित होंगे। क्लियर? लेकिन ये पूर्णतया नहीं कहा जा सकता कि विकास इज ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परिवहन के साधन। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, है ना। विकास में हमारा शिक्षा का स्तर भी होना चाहिए, और भी बहुत सारा। आकांक्षी जिले पढ़े थे, याद करो, वहां पे मैंने आपको 5 फैक्टर्स दिए थे, वो पांचों फैक्टर्स अगर समृद्ध है तो वो क्षेत्र विकसित है। तो केवल ये कहना कि परिवहन के साधन होने से कोई भी क्षेत्र विकसित हो गया, नहीं कहना। एकदम चकाचक सड़क बना दो और लोग वहां पे ऐसे ऐसे करते बैठे हुए हैं तो हो गया, है ना। तो उस चीज को समझिएगा। बढ़े आगे। एक तो परिवहन के साधन उस क्षेत्र के विकास का सूचक होते हैं, और विकास किसी भी क्षेत्र का परिवहन के साधनों के माध्यम से भी दर्शाया जा सकता है। यदि परिवहन के साधन विकसित होंगे तो देश को विकास पाने में या विकसित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए जो वर्तमान केंद्रीय सरकार है वो निरंतर आप देखोगे कि परिवहन के साधनों में बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रही है। चाहे वो भारतमाला परियोजना हो, चाहे वो मेट्रो ट्रेन का विकास करना हो, अलग अलग, लखनऊ में मेट्रो ट्रेन, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में तो था ही, लखनऊ में भी, रायपुर में भी मेट्रो ट्रेन के विकास की बात की जा रही है। इसके अतिरिक्त बुलेट ट्रेन लाने की बात चल रही है, और बुलेट ट्रेन के ऊपर काम भी चालू हो गया। इसके अतिरिक्त वंदे भारत ट्रेन जैसी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, जिससे क्या हो सके, बहुत जल्दी रिमोट तरीके से हम क्या कर सके, ट्रेवल कर सके कम पैसे में। देखो क्या होता है दोस्त, कई बार पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार समय इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इन केस मान लो आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया या हार्ट अटैक आ रहा है, उस समय पैसा देखोगे कि समय बचाओगे? समय बचाओगे ना। भाई जितना कितना, 5,000 ये ले, मुंह पे मारोगे और चल, तुरंत लेके चल बोलोगे। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ क्या होता है कई बार, कि पैसा जेब में नहीं रहता और समय पर्याप्त रहता है, पैदल ही चल दूंगा ऐसा करके चल देते हो कहीं भी। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन होते हैं। लेकिन भारत देश की इकोनॉमी को अगर बूस्ट करना है तो हमको पैसे नहीं, समय बचाने। ठीक है, मान लो एक बिजनेसमैन है बहुत बड़ा, अंबानी जैसा,
ठीक है, उदाहरण के तौर पे अंबानी को ही मान लो, है ना। उस अंबानी कहाँ बैठा है? दिल्ली में बैठा है ना। और उसकी एक मीटिंग है बेंगलोर में, ठीक है, करोड़ों अरबों की मीटिंग है कि अगर उस दोनों मीटिंग में बैठेगा तो इधर अलग साइन करेगा, इधर साइन करेगा, लेकिन दोनों मीटिंग के बीच में 8 घंटे का ही फासला है ना। और मान लो फ्लाइट चल नहीं पा रहा है क्योंकि गड़बड़ है मौसम, ऐसा मान लेते हैं। तो उस स्थिति में अगर वो ट्रेन में जाएगा तो कम से कम 32-36 घंटा लगेगा। लेकिन अगर बुलेट ट्रेन बन गया तो वही घंटा 6 से 7 घंटे में तय हो जाएगा। तो पैसा देखेगा कि समय देखेगा? ले भाई, मेरे से 50,000 भी ले रहा है तो ले ले, लेकिन मेरे को पहुंचा दे, क्योंकि कितने की मीटिंग है? अरबों की मीटिंग। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। ये तो मैं बहुत बड़ा बात किया, 50,000 टिकट नहीं होगा उसका, जो भी टिकट होगा XYZ अमाउंट, वो समय की कीमत के मामले में तुच्छ ही रहेगा। तो इसीलिए ऐसे क्वाड्रिलेटरल जोड़ रहे हैं अपन, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से इधर चेन्नई, बेंगलोर, फिर इधर से कोलकाता और कलकत्ता से वापस दिल्ली, क्वाड्रिलेटरल ऐसा जोड़ रहे हैं अपन, जिससे क्या हो, पूरा ऐसे ही भारतमाला जोड़ दी, इधर से इधर हमारे यहां से होकर के गुजर रहा है भारतमाला। इसके अतिरिक्त हम बहुत सारे पोर्ट्स का निर्माण कर रहे हैं दोस्त। ग्वादर पोर्ट हमने खरीदा, ईरान वाला ग्वादर पोर्ट को लीज में लिया ना, क्यों? पाकिस्तान के अंदर घुसना मत पड़े, यहां सामान भेजे अपन, कहां से? इधर से डाले सामान, इधर से आलू डालो, उधर से वैसे इधर से डालो अपना मुंबई से सामान, कहां निकले? ईरान में। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के रूट से होकर के भेजेंगे तो हमारा सामान चोरी होने की संभावना बनता है। क्या हो रहा था मालूम है? अभी पाकिस्तान में आटे की कमी है, ये तो अपने को पता है, लेकिन अफगानिस्तान में भी समस्या है। ठीक है, तो हम इधर से गेहूं भेजते थे अपना भारत का झंडा लगा के, पाकिस्तान वाले लोग वहां से चोरी कर लेते थे, ठीक है, और पाकिस्तान का झंडा चिपका देते थे। ठीक है, तो आगे जो जा रहा है तो पाकिस्तान भेजा ऐसा लगता था, तो हमारा आधा ज्यादा सामान ऐसे गबन हो जाता था। ऐसे ही हम लोग एक पाइपलाइन ला रहे थे ईरान की तरफ से, है ना, ईरान पाकिस्तान ऐसा भारत होकर के पाइपलाइन आता गैस। ठीक है, जो LPG गैस है तो सस्ता पड़ता हमको, अभी बहुत महंगा पड़ता है, वो बहुत स्मूथ हो जाता। तो ये सब सीन चल रहा था। तो फिर भारत ने बोला कि भाई पाकिस्तान तू भी पैसा लगा, तू भी वहां बना, ठीक है, हमारे यहाँ का जो बनेगा वो हम समझेंगे। बाद में भारत पाकिस्तान को पैसा लगवा दिया, अपना पीछे हट गया, मेरे एक नई चीज पाइपलाइन से गैस। ठीक है, तापी ऐसा नाम था, अपन घुमा के ले आएंगे बोला वो। ठीक है, भारत मेरे को पता है भाई, तुम लोग उधर से गैस ऐसा निकाल लोगे और मेरे पास भेज रहा हूँ बोल के भेजते रहोगे। ठीक है, तो वो बेसिकली भारत साइड का पाइपलाइन बिछ चुका था। ठीक है, इवन अफगानिस्तान में भी भारत ने पाइपलाइन बिछा दिया और उधर ईरान तक के पाइपलाइन बिछा दिया था, पाकिस्तान इसमें पाइपलाइन नहीं बिछ पाया। ठीक है, तो उससे पूरा पैसा हरजाना के तौर पे लिए, सबका पैसा दे और तू भाग, ऐसा करके। कंगाल ऐसी थोड़ी हुआ है, अपने कर्मों के कारण हुआ है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया भाई, पाकिस्तान को सीधा हटाई दो, बोले हमारे रास्ते में नहीं आना चाहिए। तो हमको जो भी अब भेजना है, हम क्या करते हैं, ईरान के ग्वादर पोर्ट में अपन ने बातचीत कर लिया कि अब अपना है ये, तो अब भारत से ऐसे मुंबई से निकलता है जहाज के माध्यम से, ग्वादर पोर्ट में जाके उतरता है, वहां से ट्रक में भर के जहां दुनिया में भेजना है भेज देते हैं, क्योंकि वहां से सड़क मार्ग अपना एक्सपोज हो गया। ठीक है, अभी क्या होता था, पाकिस्तान भेजते हैं तो पाकिस्तान नाटक करता है, सड़क मार्ग देता नहीं है। हमारी स्थिति वही है, इधर हिमालय वगैरह है, चाइना होकर के भेजेंगे नहीं हम, हमारा भी आत्मसम्मान है, नहीं भेजना है उधर से। फिर अफगानिस्तान से अभी वर्तमान में हमारा सीधा संपर्क नहीं है, क्योंकि POK वाला सेक्शन भारत से लगता है, और वो POK तो अभी पाकिस्तान कब जाग बैठा है, तो हमारा सीधा एक्सपोजर नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हमने ऐसा घूम करके थोड़ा सा रास्ता अपनाया है। तो परिवहन के साधन विकास को बहुत ज्यादा पोषित करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप सभी के विकास में परिवहन का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। उदाहरण के तौर पे, ठीक है, आप लोग अपने घर से कोचिंग आ रहे हो तो अच्छी सड़क है, ठीक है, आपके पास इवन गाड़ियां हैं, और गाड़ी नहीं है तो ऑटो है, ई-रिक्शा है, साइकिल है ना। तो इसके माध्यम से क्या हो रहा है, आप बहुत स्मूथली मूव कर पा रहे हो। नहीं तो सोचो, मान लो 10 तक ले देता हूं ना, ठीक है, ठीक, हाँ क्या बोल रहा था दोस्त? हाँ, मान लो उदाहरण के तौर पे अच्छी अच्छी सड़क नहीं रहती है ना, अपने घर से यहां तक के रास्ते को इमेजिन करो, अच्छी सड़क नहीं होती, ऐसी बारिश होता रहता, तो यहाँ पे क्या स्थिति रहती, चिखला विखला पूरा एकदम रहता, आते क्या पैदल पैदल,
छोड़ यार आज कौन जाएगा ऐसा बोल के, लेकिन अच्छी सड़क है तो एटलीस्ट रेनकोट पहन के आप आ जाओगे, है ना। तो वो बहुत ज्यादा मेंटली, ठीक है। आप ही सोचो, आप अपनी गाड़ी से मान लो किसी गांव जाने के बारे में सोचते हो, तो वहां की सड़क अच्छी है तो तुरंत हाँ पापा चलो चलेंगे ऐसा बोल देते हो। लेकिन सड़क खराब रहता है तो आपका मेंटेलिटी क्या आता है, नहीं जान पापा वो सड़क खराब है, साले टकराही वगैरह ऊपर से अगला दिन मोला धोयल पड़ी, वो अलग बात। चिखला पूरा लग जाता है, धोना पड़ता है ना। तो ये वाली स्थिति है, तो बहुत बड़ा फैक्टर है ये किसी भी विकास में। मैं बहुत छोटे छोटे लेवल की बात किया हूं अभी, लेकिन उसको देश के तौर पे सोचोगे तो बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। सोचो अगर मुंबई हावड़ा रेल लाइन नहीं होता तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होती, इतनी बड़े बड़े खनिज संसाधन कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता उसका। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है परिवहन के संसाधन। ठीक है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रहने दो। अब ये जो परिवहन के साधन है हमारे यहाँ पे, वो कौन कौन से प्रकार के हैं उसको अपन देख लेते हैं, है ना। तो जल मार्ग से परिवहन हो सकता है क्या, वायु मार्ग से परिवहन हो सकता है क्या, सड़क मार्ग से परिवहन हो सकता है क्या, और रेल मार्ग से परिवहन हो सकता है। तो इस प्रकार से हम परिवहन कर सकते हैं। परिवहन के 4 साधन कौन कौन से, या तो सड़क से जाएंगे, या उड़ करके जाएंगे, या नदी तालाब से जाएंगे, और रेल से जा सकते हैं। तो टोटल 4 संसाधन है जिसके माध्यम से हम परिवहन कर सकते हैं। और कुछ है क्या, हाइपरलूप, एआर, आजकल एआर चल रहा है ना जी, आपका अवतार बन जाता है, अवतार के माध्यम से भी आप गति कर रहे हो। आजकल तो यहीं बैठे हो, ऐसा दोस्त को धन धन पीट दे रहे हो। देखो कि नहीं, अवतार जानते हैं कि नहीं, अवाटार बोल रहे हैं अंग्रेज लोग, हम लोग तो अवतार ही बोलेंगे। ठीक है, आजकल डिजिटल फोरम में भी हो रहा है ये सब चीजें। आगे चल के एआई और डेवलप होगा तो और बहुत सारी चीजें भी हो सकती हैं। खैर देखते हैं, भविष्य की बातें। अभी तो यही 4 संसाधन है जिसमें अपने को चलना है। चलो तो सबसे पहले जल संसाधन को देख लेते हैं। अपने यहाँ पे है क्या दोस्त कोई जल संसाधन, अपने यहाँ पे कोई भी जल संसाधन नहीं है, है ना। तो यहां से ऐसा एक नदी आ रही थी दोस्त, वो यहां तक के हमको जोड़ रही थी। क्या क्या था ये, शबरी नदी। पहले नदी का नाम बताओ, शबरी नदी। इस शबरी नदी में कहां से दोस्त, कोंटा से कुनवरम तक, आंध्र प्रदेश के कुनवरम तक राज्य का एकमात्र जल मार्ग है, जिसके बीच की दूरी 36 किलोमीटर थी। क्या कितनी किलोमीटर थी, 36 किलोमीटर की दूरी। तो राज्य का एकमात्र जल मार्ग पढ़े थे जब सुकमा जिला पढ़े थे, तो पढ़े थे, है ना। तो राज्य का एकमात्र जल मार्ग जिसकी दूरी 36 किलोमीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ के कोंटा से आंध्र प्रदेश के कुनवरम को जल मार्ग से जोड़ती। वहीं पे मैं आपको इसकी आवश्यकता, इसके नीड, इसका रेलिवेंस भी बताया था कि इसकी आवश्यकता इसलिए है, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि अगर सड़क मार्ग से हमको कोंटा से कुनवरम जाना हो तो लगभग 132-35 किलोमीटर का ट्रेवल करना पड़ता है। 132 से 135 किलोमीटर का सफर कितने में तय हो जाता है, 36 किलोमीटर में सिमट जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राज्य में एकमात्र जल मार्ग है जो कि अपने लास्ट पॉइंट पे ही है, छत्तीसगढ़ का सबसे लास्ट पॉइंट है कोंटा। तो उस कोंटा से चालू होकर के कहां तक जाता है, कुनवरम तक जाता है। तो ये हो गया हमारा जल मार्ग खत्म। अब आते हैं अपन सड़क मार्ग पे, है ना। सड़क मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ भी चुके हैं तो अपने को मेहनत तो कुछ करना इसमें नहीं है। ठीक है, क्या देखने वाले हैं दोस्त, सड़क मार्ग। ठीक है, सड़क परिवहन। अब इस सड़क परिवहन की बात करें तो 4 प्रकार से छत्तीसगढ़ में सड़कों का विकास किया गया है। एक है नेशनल हाईवे, एक है स्टेट हाईवे, एक है डिस्ट्रिक्ट हाईवे, जिला मार्ग, है ना, और एक है अन्य मार्ग। छत्तीसगढ़ में कुल सड़कों का विस्तार कितना है, 34,062 किलोमीटर। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में अभी लेटेस्ट आंकड़ा 34,062 वर्ग नहीं, 34,062 किलोमीटर सड़कों का विस्तार, जिसमें अगर नेशनल हाईवे की बात की जाए
ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरा कभी नया डेटा एकदम दिमाग में नहीं है ना। तो 3526 किलोमीटर, हाँ ठीक। 34,062 लिखा हूं मैं, 3526 किलोमीटर क्या है, नेशनल हाईवे। मैं इसलिए चेक किया भाई क्योंकि गलत ना बता दो, है ना। 4136 किलोमीटर क्या, 4137 किलोमीटर अपना क्या है, ठीक है, 11580 किलोमीटर, ठीक है, और 14819 किलोमीटर क्या है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या, ज्यादा कम, ठीक है, देखना तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। 14819, 11580, 4137, 3526, नहीं तो है यार, ठीक है, ये हो गया 9, ठीक है, और 7 7 7 और 22 का 2 हासिल आई 1, है ना। 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, ऐसे एक आध ऊपर नीचे हो गया, रुको। 3526, 4137, 11 11 580 और 14819, है ना। 9 6 15, 15 4, कैसे एक 8 छूट गए, अच्छा ठीक है। तो 7 7 14 और 7 3 21 और 1 22, तो ये 2 है बिल्कुल। 8 2 10, 5 15 और 1 16, ठीक है। 5 और 1 6, 1 7, 7 7 14, 14 6 20, है ना। 4 3 7 2 9, 9 और 1 10, 4 14 आ गया एग्जैक्ट, है ना। तो 34,062 कितना कितना, 3526, 4137, 11580 और 14819, फिर से 3500, फिर 4137, 11580 और 14819, टोटल 34,062, 340 62, है ना। कितना, 340 62। तो टोटल किलोमीटर ये है। इसमें मुख्यतः हमको नेशनल हाईवे ही पढ़ना है, हमको बाकी और कुछ पढ़ना ही नहीं है, जो कि हम पढ़े। बेसिकली छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो नेशनल हाईवे की संख्या है 20, कितनी है, 20। चलो देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे है टोटल 20। तो ये भैया नेशनल हाईवे 20। चलो, मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल हाईवे 3 भागों में काट रहे हैं, ऊपर, बीच में, नीचे, ठीक है। तो ऊपर 43, बीच में 53 और नीचे 63। चलो देखते हैं दोस्त। तो सबसे पहले ऊपर से उतरते हैं नीचे, है ना। तो कौन सा नेशनल हाईवे, 43, यही था क्या, नेशनल हाईवे नंबर 43। ठीक है, तो नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, इनिशियल्स लिख दूं एकदम, दिमाग में तो है ही है। चलो, तो यहां पर क्या था दोस्त, मनेन्द्रगढ़। थोड़ा सा जूम इन कर लूं क्या, ताकि हमको लिखने में आसानी हो जाए, है ना। मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़ के बाद क्या था दोस्त, बैकुंठपुर, बैकुंठपुर के बाद सूरजपुर, सूरजपुर के बाद विश्रामपुर, है ना। उसके बाद अंबिकापुर, अंबिकापुर के बाद बतौली, बतौली के बाद सीतापुर, है ना। उसके बाद पत्थलगांव, फिर कांसाबेल, कुनकुरी, यशपुर नगर। तो ये था हमारा कौन सा नेशनल हाईवे, 43। एक बार फिर से, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, सूरजपुर, विश्रामपुर, यशपुर नगर। तो ये कौन सा नेशनल हाईवे था, नेशनल हाईवे नंबर 43। अब इस नेशनल हाईवे नंबर 43 की कोई सहायक नेशनल हाईवे भी है क्या, कितनी, 2 ठो। एक है 143B और एक है NH 343। वेरी गुड, एक है 343 और एक है 143B। तो यहां से कौन सा नेशनल हाईवे है,
143B। ये है 143B। एक कहां से निकल रहा है? जशपुर से, और इधर चला जा रहा है। एक अराउंड 15 किलोमीटर का है ये नेशनल हाईवे। ये हमारे जशपुर से निकल के इधर गुमला है कोई झारखंड में, वहां को कनेक्ट कर देता है, बस। ज्यादा बड़ा कोई इसका योगदान नहीं है। फिर यहाँ पे एक और नेशनल हाईवे जिसका नाम है 343। तो ये है NH 343। तो 343 कहां से? अंबिकापुर से। अंबिकापुर के बाद राजपुर, फिर बलरामपुर, फिर रामानुजगंज। तो राजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज होते हुए निकल गई थी ऊपर। तो ये तो क्लियर था। तो 143B, 343 और 43 खत्म। चलो अब आते हैं अगला नेशनल हाईवे है ना इस साइड। तो ऊपर सरगुजा संभाग में तो यही नेशनल हाईवेज है। चलो है ना, इस संभाग में आ गए अपन। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ कुछ नेशनल हाईवेज हैं, उनका नाम मैं आपको बता रहा हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। कितना हो गया? 3। तो नेशनल हाईवे नंबर 45 है क्या यहाँ पे? है ना। नेशनल हाईवे नंबर 49 है क्या? ठीक है, जो बेसिकली अलग से नेशनल हाईवेज है, पहले उसको देख रहे हैं। फिर NH 49 से रिलेटेड एक नेशनल हाईवे नंबर 149B है क्या? ठीक है, तो इसी को देखते हैं पहले, है ना। चलो, तो ये वाली जो नेशनल हाईवे है, ये जो यहां से ऐसा चालू हो रही है और इधर जा रही है, इसे हम कौन से नेशनल हाईवे के नाम से जानते हैं? नेशनल हाईवे नंबर 49। कहां से चालू हो रही है दोस्त? ये बिलासपुर से। बिलासपुर से आगे बढ़ी और कहां पहुंच गए? मस्तूरी। मस्तूरी के बाद मुलमुला, मुलमुला के बाद अकलतरा, अकलतरा के बाद जांजगीर, जांजगीर के बाद चापा, चापा के बाद सारा गांव, सारा गांव के बाद बाराद्वार, बारा गांव के बाद सक्ती, सक्ती के बाद खरसिया, और खरसिया के बाद रायगढ़, रायगढ़ के बाद ये संबलपुर की दिशा में चले गई थी। एक फिर से बिलासपुर, मस्तूरी, मुलमुला, अकलतरा, जांजगीर, चापा, सारा गांव, बाराद्वार, सक्ती, खरसिया, रायगढ़। क्लियर? कौन सा नेशनल हाईवे? 49। इसकी एक सहायक नेशनल हाईवे ये वाली 149B। क्लियर है? ये कहां से चालू हो रही है? चांपा से। चांपा के बाद आगे बढ़ी थी तो कुदुरमाल पहुंचे थे। कुदुरमाल से कहां गए थे? कोरबा, कोरबा के बाद छुरीकोस गई, और छुरीकोस गई के बाद कटघोरा। तो बेसिकली ये कटघोरा को चांपा से कोरबा होते हुए जोड़ती है। तो कटघोरा टू चांपा वाया कोरबा पढ़े थे ये। तो कटघोरा से कहां गई? कोरबा, कोरबा से कहां गई? चांपा। मेजर स्टेशन को पढ़ रहे हैं, कटघोरा, कोरबा, चांपा। बड़े आगे। चलो अब देखते हैं अगला नेशनल हाईवे जिसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 30। कौन सा नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे नंबर 30। एक मिनट, अभी छोड़ा नहीं हूं। ठीक है, एक बड़ा नेशनल हाईवे जो पहले है उसको बना लेते हैं, फिर वो 45 भी बचा हुआ है, और भी सारी 130 वगैरह तो पूरा बचा है। क्यों बचा है 130 वगैरह? क्योंकि 30 से रिलेट करके उसको पढ़ते जाएंगे, है ना। तो छूटा कुछ भी नहीं है, बस ये है। ठीक, ये कौन सा नेशनल हाईवे? 30। ठीक है, चलो देखते हैं। एक ये है भाई नेशनल हाईवे नंबर 30। नेशनल हाईवे नंबर 30 छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नेशनल हाईवे, ये तो हम पढ़े ही थे, जो कि यहां पर कहां से प्रवेश कर रही थी? चिल्फी घाटी से। कहां से प्रवेश की? चिल्फी घाटी। चिल्फी घाटी से आगे बढ़े थे, कहां पहुंच गए थे? बोडला, बोडला के बाद कवर्धा, कवर्धा के बाद थान खमरिया, थान खमरिया के बाद
बेमेतरा, बेमेतरा के बाद कहां चले गए थे? सिमगा, सिमगा से आगे बढ़े थे, कहां पहुंच गए थे? धरसीवा, धरसीवा से आगे बढ़ते हुए पहुंच गए थे रायपुर, रायपुर के बाद पहुंचे थे अभनपुर, अभनपुर से आगे बढ़े थे पहुंचे थे कुरुद, कुरुद से कहां पहुंच गए थे? धमतरी, फिर थोड़ा सा बालोद जिले में प्रवेश की थी और बालोद जिले के पुरूर, कहां पहुंच गए थे? पुरूर, पुरूर के बाद बस्तर संभाग में प्रवेश किए थे और कहां पहुंच गए थे? चारामा, चारामा के बाद कांकेर, फिर पंचवटी, फिर केशकाल घाटी, फिर केशकाल, फिर फरसगांव, फिर कोंडागांव, फिर बस्तर, बस्तर के बाद जगदलपुर, जगदलपुर के बाद दरभा, दरभा के बाद झीरम, झीरम के बाद छिंदगढ़, छिंदगढ़ के बाद सोनकुकानार, सोनकुकानार के बाद सुकमा और सुकमा के बाद कोंटा और कोंटा के बाद निकल गए थे। एक बार फिर से दोस्त, चिल्फी घाटी, कोडला, कवर्धा, थान खमरिया, बेमेतरा, सिमगा, धरसीवा, कोंडागांव, बस्तर, जगदलपुर, दरभा, झीरम, छिंदगढ़, सोनकुकानार, सुकमा, कोंटा। ठीक, ये था 30। तो ये तो हमको बहुत अच्छे से याद हो गया, ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है आप लोगों की बातों से। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत एकदम संतुष्टि हुई कि आप लोग पूरा का पूरा इतने इंटेंसिटी के साथ बताए, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। अब ये नेशनल हाईवे जो नंबर 30 है, इस 30 से रिलेट करके बहुत सारी नेशनल हाईवे, जैसे 130 और 130A, 130B, 130C, 130D, है ना, 130CD और 930, ये सब था। ठीक है, चलो देखते जाते हैं। तो 130 अपना बना ही हुआ है क्या, है ना, 130 मैप में अपने को विजिबल है ही है, ये वाला। ठीक है, तो उसमें यहां पे मैं ऐसा 130 लिख देता हूं, है ना, ये 130, तो इससे अपन थोड़ा सा समझ में आ जाए, अगर नहीं है तो। चलो, कहां से चालू हो रहा है 130? सिमगा से। कहां से? सिमगा, सिमगा के बाद दामाखेड़ा, दामाखेड़ा के बाद विश्रामपुर, है ना, सिमगा, सिमगा के बाद दामाखेड़ा, विश्रामपुर, थोड़ा सा मत्कू द्वीप के पास मुंगेली जिले में प्रवेश किए, फिर तिफरा, फिर बोदरी, बोदरी के बाद बिलासपुर, बिलासपुर से आगे रतनपुर, रतनपुर के बाद पाली, फिर कटघोरा, फिर पोड़ी उपरोड़ा, फिर उदयपुर, लखनपुर, अंबिकापुर में जाकर के नेशनल हाईवे समाप्त। कौन सी? 130। फिर से नीचे से ऊपर सिमगा, दामाखेड़ा, विश्रामपुर, थोड़ा सा मत्कू द्वीप वाला हिस्सा, फिर तिफरा, फिर बोदरी, वो हाईकोर्ट वाला बोदरी, बोदरी के बाद बिलासपुर, फिर रतनपुर, फिर पाली, कटघोरा, पोड़ी उपरोड़ा, फिर उदयपुर, लखनपुर, अंबिकापुर। वापस आइए तो अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर, पोड़ी उपरोड़ा, कटघोरा, पाली, रतनपुर, बिलासपुर, बोदरी, तिफरा, मत्कू द्वीप, दामाखेड़ा, सॉरी विश्रामपुर, दामाखेड़ा और सिमगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, आज थोड़ा बहुत लग रहा है कि क्यों इतना मेहनत किए थे वहां पे ना, ये टॉपिक्स आसानी से हो जाए, नहीं तो पर्टिकुलर सोचो कि यहीं पे आके परिवहन बताता और एक एक नाम बताता, क्या हालत होता, पूरा खत्म थे आप लोग। 20 नेशनल हाईवे पढ़ रहे हो और 20 नेशनल हाईवे में कम से कम 150-200 नाम अभी आप ले रहे हो, अभी आपको पता नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट 40, 42, 45 नाम ले चुके हो, है ना। सोचो उस दिन एक ही दिन इस टॉपिक को पढ़ते तो खत्म था, ओम भूर्भुवः स्वाहा हो जाता। ठीक है, चलिए अगला नेशनल हाईवे 130A, सीक्वेंसिंग में ही बढ़ते हैं जिससे हमको नाम भी याद रहे, और वो भी 130A कहां से चालू हुई थी दोस्त? ये बोडला और कवर्धा के बीच से। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं 130A, है ना। तो बोडला और कवर्धा के बीच से ये नेशनल हाईवे निकले थी।
फिर आगे गए थे, कहां पहुंच गए थे? पंडरिया। पंडरिया से आगे बढ़े थे, जरहा गांव पहुंचे थे क्या? जरहा गांव के बाद मुंगेली, मुंगेली के बाद तखतपुर, और तखतपुर के बाद सकरी, सकरी के बाद बिलासपुर में जाकर के ये नेशनल हाईवे समाप्त। क्लियर? कौन सी नेशनल हाईवे? 138। कहां से? बोडला और कवर्धा के बीच से आगे बढ़े, कहां पहुंचे? पंडरिया। पंडरिया के बाद जरहा गांव, जरहा गांव के बाद मुंगेली, मुंगेली के बाद तखतपुर, फिर सकरी, और सकरी के बाद बिलासपुर। एकदम क्लियर है? कौन सा? 130A। चलो अब अगला नेशनल हाईवे बनाएंगे 130B। ठीक है, कहां है? रायपुर। ये ठीक, ये है हमारा 130B। यहां पे ऐसा लिख देते हैं 130B। कलर वगैरह डिफरेंस करने की जरूरत नहीं ना, अभी इसमें रेलवे लाइन भी आएगा क्योंकि, तो इसको इसी कलर में रहने देते हैं, रेलवे लाइन अलग कलर में रहेगा। ठीक है, 130B कहां से निकला? ये पंडरी वाला रास्ता विधानसभा रूट है ना, अपन याद है। रायपुर से निकले, रायपुर से निकल के कहां पहुंच गए? खरोरा। खरोरा से आगे बढ़ेंगे पलारी, पलारी के बाद बलौदा बाजार, फिर लवन, फिर कसडोल, फिर बिलईगढ़, फिर भटगांव, और भटगांव के बाद सारंगगढ़ में जाकर के नेशनल हाईवे डिसॉल्व हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कौन सा? 130B। कहां से निकला? रायपुर से। रायपुर से विधानसभा रोड पंडरी वंडरी होते हुए आगे बढ़े, मोआ सड्डू होते हुए आगे बढ़े, खरोरा पहुंच गए। खरोरा के बाद आगे बढ़ते गए, पलारी पहुंच गए। पलारी के आगे बलौदा बाजार, फिर लवन, फिर कसडोल, फिर बिलईगढ़, फिर भटगांव, भटगांव के बाद सारंगगढ़, वहां पे जाके नेशनल हाईवे नंबर 130B समाप्त। अगली नेशनल हाईवे 130C है ना, तो ये वाला है 130C, नेशनल हाईवे नंबर 130C। कहां से? अभनपुर से। अभनपुर से दो रास्ते जाते हैं, तो इधर धमतरी दिशा में तो जाके आ चुके अपन, अब इधर जा रहे हैं राजिम वाले रास्ते में। ठीक है, तो 130C है उसका नाम। 130C अभनपुर के बाद कहां पहुंचेगी? गोबरा नवापारा। ठीक है, राजिम राजिम बाद में पहुंचेंगे, पहले गोबरा नवापारा। ठीक है, तो अभनपुर, अभनपुर के बाद गोबरा नवापारा, फिर कहां पहुंच गए? राजिम, फिर गरियाबंद, गरियाबंद के बाद मैनपुर, मैनपुर के बाद देवभोग। छुरा तो उधर है जी, रास्ते में नहीं है, अलग से जाना पड़ता है। वो जतमई घटा रानी अपन मुड़ के जाते हैं ना, छुरा में है जतमई घटा रानी, है ना। तो अभनपुर, अभनपुर के बाद गोबरा नवापारा, फिर राजिम, गरियाबंद, मैनपुर, देवभोग। फिंगेश्वर भी अलग है दोस्त, छुरा रोड में है। राजिम से छुरा रोड जाओगे तो फिंगेश्वर। अमलीपदर हाईवे पे है कि नहीं है, थोड़ा देखना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नहीं है ना, वही तो मतलब नहीं, जाते आते रहते हैं ना जी, जैसे मैं भी आ जाए, मैं पूरा छत्तीसगढ़ का थोड़ी हूँ। ठीक है, मतलब हूँ छत्तीसगढ़ी आदमी, लेकिन पूरे जगह से नहीं बिलोंग कर सकते, है ना। चलो बेसिकली हाँ, क्या देख रहे हैं? 130C। कहां से? अभनपुर, अभनपुर से गोबरा नवापारा, राजिम, गरियाबंद, मैनपुर, देवभोग। 130C खत्म। अब आते हैं अगला 130D। तो ये वाला है कि 130D कहां से कहां को जोड़ेगी? कोंडागांव से नारायणपुर को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे है 130D। इनिशियल लेवल पे पढ़ लिए थे, बस्तर संभाग जब चालू किए थे तो ये है 130D। चलो अगला नेशनल हाईवे 130CD। तो ये वाला जो नेशनल हाईवे दिख रहा है इसका नाम है 130CD। कहां से चालू हुई है? धमतरी से, कुरुद से। कहां से चालू होगी? कुरुद, कुरुद के बाद मगरलोड, मगरलोड के बाद नगरी और सिहावा, मगरलोड के बाद आएगा नगरी, नगरी के बाद आएगा सिहावा, उसके बाद ये निकल जाएगी उड़ीसा की दिशा में, है ना। तो कौन सा नेशनल हाईवे? 130CD। कहां से? कुरुद से, कुरुद से मगरलोड, मगरलोड से नगरी, नगरी से सिहावा, उसके बाद उड़ीसा की दिशा में चल देती है। तो ये है 130CD। क्या ये क्लियर है? ठीक है। सी, हाँ सब सीता नदी इधर तो है। क्या बोल रहे हो? अंतापुर, अंतापुर का तो नहीं पता, तो सीता नदी जरूर पड़ता है मेरे को। अंतापुर क्या है वहां पे? अंतापुर में, अंतापुर नहीं, अंतागढ़ पढ़ते हैं अपन। अंतापुर तो ऐसा कुछ छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अंतापुर में कुछ। खैर कोई नहीं, चलो अगला 930।
तो ये है दोस्त 930, है ना, इसका नाम क्या है 930। कहां से निकला था ये? बालोद जिले के पुरूर से। पी से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पी से पुरूर ऐसा करके याद किए थे, है ना। पी दो नेशनल हाईवेज मिल रहे हैं, तो पी से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोले थे और पी से पुरूर बोले थे, तो पुरूर से चालू हुआ। पुरूर से आगे बढ़े, कहां पहुंच गए? गुरूर। पुरूर के बाद गुरूर, गुरूर के बाद बालोद, बालोद के बाद मोहला, बालोद के बाद मोहला। तो नए जिले को कनेक्ट करती है, बोल दो अब और क्या। पहले तो मोहला बोलते थे, अब एक नया जिला हो गया। तो गुरूर, बालोद, मोहला, ठीक है। पुरूर, पुरूर के बाद गुरूर, गुरूर के बाद बालोद, बालोद के बाद मोहला। कौन सा नेशनल हाईवे है? 930। क्लियर है? चलो अगला। अब ये 45 को भी देख ही लो, है ना। मैंने आपको बताया था इसमें पढ़ने लायक कुछ नहीं है। इधर से निकलेगा रतनपुर से और उधर कबीर चबूतरा होते हुए बाहर निकल जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट जगह उस लाइन में आता ही नहीं, उस हाईवे में। तो क्या याद रखोगे? ऐसा करके आपको बताया था, तो कबीर चबूतरा होकर के वो बाहर चल देगा। तो ये था हमारा 45, ठीक है। यहां तक के कोई समस्या नहीं। चलो अब आते हैं अगला, बीच वाला नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 53। तो पहले 53 देखते हैं। और 53 की कोई सपोर्टिंग नेशनल हाईवे है क्या? कौन सा? 153 और 353। तो ये था, एक था 153 और एक है 353। चलो देखते हैं। ये है हमारा नेशनल हाईवे नंबर 53, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53। ठीक, कहां से प्रवेश किया था? ब्रिजवानी घाटी से, है ना। ब्रिजवानी घाटी, ब्रिजवानी घाटी के बाद चिचोला, तुमड़ी बोड़ी, ये सब आएगा। फिर अपन मेन स्टॉपेज पहुंच जाएंगे राजनांदगांव। राजनांदगांव से आगे बढ़ेंगे, पहुंच जाएंगे दुर्ग। दुर्ग के बाद भिलाई 3, फिर चरोदा, कुम्हारी, फिर रायपुर पहुंच गए। फिर आगे बढ़े मंदिर हसौद पहुंच जाएंगे, फिर आरंग पहुंच गए, फिर घोड़ारी आएगा क्या? घोड़ारी के बाद आएगा पिथौरा, पिथौरा के बाद बसना, और बसना के बाद सरायपाली। ये भी जाकर के संबलपुर वाले रूट पे चल देगी, ठीक है। चलो फिर से, ब्रिजवानी घाटी, फिर राजनांदगांव, फिर दुर्ग, भिलाई, चरोदा, कुम्हारी, रायपुर, मंदिर हसौद, आरंग, घोड़ारी, पिथौरा, बसना, सरायपाली, ठीक है। हम जैसे लोग जो कि रायपुर शहर या दुर्ग शहर या महासमुंद एरिया में रहते हैं, सबसे ज्यादा इसी नेशनल हाईवे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दुर्ग जाना है तो भी इसी में जाना है, ठीक है। महासमुंद जाना है तो भी इसी में जाना है। तो सबसे ज्यादा हमारे लिए जो रायपुर शहर का निवासी है वो इसी नेशनल हाईवे का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है। जब उसको ऐसे और ऐसे जाना है तो 30 का उपयोग करता है। हमारे लिए तो वही है, देख लो ये 30 है और ये हमारा, अब इधर जाना है तो 130 भी पकड़ लिए, इधर जाना है तो सी पकड़ लिए। लेकिन हमारे लिए 30 और 53 बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाता है रायपुर निवासियों के लिए, ठीक है। चलो अगला नेशनल हाईवे 153। ये है हमारा नेशनल हाईवे नंबर 153। कहां से निकला? सरायपाली से। सरायपाली से कहां गया? सारंगगढ़। सारंगगढ़ से चंद्रपुर और चंद्रपुर से रायगढ़। ये वही वाला नेशनल हाईवे है। मैंने बोला था अपने को रायगढ़ जाना है तो 53 से सरायपाली, उसके बाद रायगढ़। तो चलो कहां से चालू हो रहा है? सरायपाली। सरायपाली से सारंगगढ़, चंद्रपुर होते हुए रायगढ़। सरायपाली, सारंगगढ़, चंद्रपुर, रायगढ़, सब विजिबल है अपने को, ठीक है। अगला नेशनल हाईवे 353। तो ये है हमारा नेशनल हाईवे नंबर 353। कहां से चालू हो रहा है? घोड़ारी, नदी मोड़ भी बोल सकते हो उसको, है ना, जो आरंग का नदी मोड़ है वहीं से। तो घोड़ारी या नदी मोड़ से चालू होता है। आगे बढ़ेंगे, कहां पहुंचेंगे? महासमुंद। महासमुंद से आगे बढ़ेंगे खल्लारी। महासमुंद के बाद खल्लारी, खल्लारी के बाद बागबाहरा और बागबाहरा के बाद सुअर माल। खत्म। कौन सा नेशनल हाईवे? 53 का नेशनल सपोर्टिंग हाईवे 353। तो घोड़ारी, घोड़ारी के बाद महासमुंद, महासमुंद के बाद खल्लारी, फिर बागबाहरा और सुअर माल। बढ़े आगे। तो ये हो गया अपना ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट। अब आते हैं नीचे, ठीक है। नीचे में कौन सा नेशनल हाईवे था? 63। और 63 की सपोर्टिंग में 163 और 163A
तो ये हो गया। चलो देखते हैं। ये हमारा कौन सा नेशनल हाईवे? 63। ये हमारा कौन सा नेशनल हाईवे? 163। ये वाला हमारा कौन सा नेशनल हाईवे? 163 ए, है ना। चलो पहले 63 से चालू करते हैं। तो 63 हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था? नगरनार। नगरनार के बाद जगदलपुर, जगदलपुर के बाद बास्तानार, बास्तानार के बाद गीदम, गीदम के बाद भैरमगढ़, भैरमगढ़ के बाद बीजापुर, और बीजापुर के बाद भोपालपट्टनम। यही देखे थे। कौन सा नेशनल हाईवे? 63। कहां से? नगरनार। नगरनार से जगदलपुर, फिर बास्तानार, फिर गीदम, फिर भैरमगढ़, फिर बीजापुर और भोपालपट्टनम। 63 क्लियर है, अंदर है सब हमारे दिमाग में। चलो इस भोपालपट्टनम से एक और नेशनल हाईवे 163। तो भोपालपट्टनम से आगे बढ़े थे भद्रकाली, भद्रकाली के बाद निजामाबाद होते हुए हैदराबाद तक जाएगी, ऐसा करके बोले थे इसको। ठीक है, तो हैदराबाद तेलंगाना से जोड़ती है अपने को ये नेशनल हाईवे। कौन सा नाम? 163। कहां से? भोपालपट्टनम से भद्रकाली, निजामाबाद होते हुए हैदराबाद। बड़े आगे। अगला नेशनल हाईवे 163 ए, कहां से? गीदम से दंतेवाड़ा को जोड़ेगी। 163 ए छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी नेशनल हाईवे है। 12 किलोमीटर। यस क्लियर, 12-12। कोई समस्या? ठीक। तो सबसे लंबी नेशनल हाईवे, मैक्सिमम डिस्टेंस 30 है ना, 30 है, 636 किलोमीटर। बस मैक्सिमम मिनिमम बस याद रखना है ना, पूरा का डिस्टेंस याद रखने का आवश्यकता नहीं है। मिनिमम कौन सा है? 163 ए, कितना? 12 किलोमीटर, है ना। तो अगर इसके बाद मिनिमम आप देखोगे ना, तो अब हो गया है 143 बी, अराउंड 15 किलोमीटर है इसका। ठीक है, इसके बाद देखोगे तो आपका ये 130 डी वाला है। ठीक है, तो इसको खैर याद रखने नहीं, दो दो बस याद रख लो। ठीक है, अगर मैक्सिमम की बात करोगे तो 30 है नंबर 1 में, सेकंड नंबर में है 43, थर्ड में है 53, उसके बाद फोर्थ में है 130। 130 बहुत लंबा कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो खैर 3 ही याद रखो। 30 हो गया, फिर 43, 53 अपने आप याद हो गया, फिर आ गया 130, फिर उसके बाद भी अगर दिमाग में लगाना है तो 63 है सबसे लंबा, है ना। तो 43, 53, 63 के बीच में 130 आ जाएगा, बाकी 30 तो है ही है। एक तो इसको याद रखना है, और सबसे छोटे में निचले वाला हिस्सा है, लेकिन अभी एक ठोक ऊपर में नया नेशनल हाईवे बना है इसलिए वो सेकंड नंबर पे आ गया। तो 163 है, 12 किलोमीटर के साथ सबसे छोटा है, 15 किलोमीटर के साथ 143, फिर ये लोग ही हैं 130 डी, 163, यही लोग हैं फिर इसके बाद, है ना। नीचे की तरफ है जो सबसे छोटी छोटी नेशनल हाईवे। क्लियर, खत्म करें इसको। तो कितने नेशनल हाईवेज? 20। टोटल कितनी इसकी लंबाई? 3526 किलोमीटर। सबसे लंबा नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ का नेशनल हाईवे नंबर 30। सबसे इंपॉर्टेंट भी 30 और 53, सबसे इंपॉर्टेंट है 30 और 53, क्योंकि मुंबई हावड़ा को कनेक्ट कर रहा है और इधर नीचे पूरा का पूरा कनेक्शन दे रहा है। तो ये दोनों नेशनल हाईवे हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अगला देखते हैं दोस्त। अब अपने को सड़क परिवहन भी डन हो गया। ठीक है, वायु परिवहन बच गया। तो वायु परिवहन भी हमारा पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है, उसमें कुछ नहीं, एयरपोर्ट्स वगैरह के नाम है। ठीक है, तो चिड़िया बना देते हैं एयरपोर्ट के जगह में। ठीक है, कुछ तो अलग दिखना चाहिए, नहीं तो सब एक जैसा हो जाएगा। हवाई जहाज भी है क्या, देख लेते हैं। हाँ, फुटबॉलर है। बनेगा कैसे? छोड़ ना भाई, चिड़िया हम चला लेते हैं। कहाँ लगाए है ना यार, चिड़िया हम जब काम चढ़ जाए, वो भी उड़ता है ये भी उड़ता है, उड़ता तो। चलो, है ना, देखते हैं।
सबसे पहले एयरपोर्ट्स है ना, तो टोटल छत्तीसगढ़ में 4 एयरपोर्ट्स हैं। कितने एयरपोर्ट्स हैं? 4, जिसमें से 3 अभी चल रहे हैं, एक निर्माणाधीन अवस्था में है। ठीक है, पहला एयरपोर्ट जो हमारा है वो रायपुर में है। ठीक है, ये पहला एयरपोर्ट जिसे हम स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो मैं केवल रायपुर लिख दूं, यहाँ पे पढ़ तो चुके हैं पूरा डिटेल। दूसरा हमारा जगदलपुर में है। क्या नाम है? मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा। ठीक है, तो मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, जगदलपुर में। ये दूसरा। फिर तीसरा हमारा बिलासपुर में है। क्या नाम है? बिलासा देवी केवट। कौन सा हवाई अड्डा? बिलासा। कहां पर है? बिलासपुर में। तो ये हो गई हमारा बिलासपुर की चिड़िया। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं क्या है? अंबिकापुर। अंबिकापुर में कौन सा? दरीमा में मां महामाया हवाई अड्डा। तो अंबिकापुर का एयरपोर्ट दरीमा में है, मां महामाया हवाई अड्डा के नाम से। तो ये हो गया हमारा एयरपोर्ट चार्ट। कौन कौन से 4 एयरपोर्ट? रायपुर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, दूसरा जगदलपुर में मां दंतेश्वरी, बिलासपुर में बिलासा देवी केवट, और अंबिकापुर में दरीमा का मां महामाया हवाई अड्डा। दरीमा वाला मैं आपको पहले ही बताया हूं कि बस अगले 15-20 दिन, 1 महीना में वो ऑपरेशनल हो जाएगा। बाकी तीनों ऑपरेशनल है ना। इसके अतिरिक्त एयर स्ट्रिप वगैरह है क्या? ठीक है, ये भी पढ़ा चुका हूं आपको मैं, एयर स्ट्रिप है ना। इसके लिए चिड़ियाओं का समूह बना देता हूं ऐसा। ठीक है, चलेगा ये वाला। ये भाई एयर स्ट्रिप का निशान है और ये एयरपोर्ट का निशान है। ठीक, चलिए एयर स्ट्रिप देख रहे हैं। तो ऊपर से नीचे उतरते हैं, सरगुजा संभाग में है क्या कोई? देख लेते हैं। तो सरगुजा संभाग में बलरामपुर में एयर स्ट्रिप पढ़े हैं क्या? ठीक है, बलरामपुर में पढ़े थे। फिर बैकुंठपुर में एयर स्ट्रिप पढ़े थे क्या? तो बैकुंठपुर में एक एयर स्ट्रिप और एक बलरामपुर, और एक यहां पर अगडी ही करके पढ़े थे क्या? अगडी हवाई पट्टी। ठीक है, जशपुर जिले में कौन सा हवाई पट्टी? अगडी हवाई पट्टी। तो 3 हो गया, बैकुंठपुर में बैकुंठपुर, बलरामपुर में बलरामपुर, और जशपुर जिले में अगडी हवाई पट्टी। अब आते हैं अगला, बिलासपुर संभाग। तो बिलासपुर संभाग में कोरबा में बताया था क्या मैं आपको? तो कोरबा में कोरबा हवाई पट्टी। रायगढ़ में जिंदल का हवाई पट्टी पढ़े थे, और यहां पर कोड़ा तराई का हवाई पट्टी भी पढ़े थे। रायगढ़ में जिंदल का हवाई पट्टी बताया था और कोड़ा तराई वाला राज्य सरकार वाला बताया था। तो 2 हवाई पट्टी रायगढ़ जिले में। फिर दुर्ग संभाग में इधर नंदनी पढ़े थे क्या? नंदनी हवाई पट्टी ऐसे करके। ठीक है, रायपुर संभाग में कोई हवाई पट्टी नहीं है। और जगदलपुर संभाग में भी वर्तमान में, अर्थात बस्तर संभाग में भी वर्तमान में कोई हवाई पट्टी नहीं है। पहले हम किसको पढ़ते थे? जगदलपुर हवाई पट्टी ऐसा बोल के पढ़ते थे। अब वो एयरपोर्ट का रूप धारण कर चुका है। तो इतने सारे हवाई पट्टी अपने को ध्यान में रखने हैं। बढ़े आगे, चलो अब रेलवे लाइन देखना है दोस्त। मैं तो इसी बना देता हूं, लेकिन नहीं बनाते, फिर से एक मैप बनाना पड़ेगा। छोटा सा बनाते हैं। जिले वाइज बनाऊं? बताओ जी, पक्का? मेरे क्या है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, है ना। देख रहे हो, आपके क्लास में इम्पोस्टर है जो आप लोग का विकास रोकना चाह रहा है, जिसका नाम है राणा, है ना राणा साहब। टाइम का क्या है दोस्त, जीवन में हम ही तो लेकर आए हैं, और क्या है।
कोई नहीं कोई नहीं, है ना, पढ़ो तो अच्छा से पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, वही वाला सीन है, नहीं तो छोड़ ही दो। कर रहे हो कोई भी काम तो अच्छे से करो, भले उसके लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे, दुर्घटना से देर भली, है ना। देर होगा चलेगा, परीक्षा में प्रश्न आ गया नहीं बना तो नहीं चलेगा, है ना। चलो, चलिए क्या देखेंगे, रेलवे। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय में 1196 किलोमीटर रेल मार्ग हुआ करता था, और वर्तमान स्थिति में अराउंड 2023 के आसपास 1218 किलोमीटर के आसपास, है ना, रफ बोल रहा हूं ना, एग्जैक्ट डेटा नहीं है ये, इसके आसपास रेलवे लाइन का विस्तार है। तो सर इतने साल में केवल 22 किलोमीटर का रेलवे का विस्तार हुआ? नहीं दोस्त, बहुत लंबा लंबा रेलवे लाइन सुधार कार्य करना पड़ा ना हम लोगों को। पुरानी पुरानी पटरियां थी तो चेंज करना पड़ा, स्पीड बढ़ाने के लिए भी, वंदे भारत थोड़ी चल पाता पुरानी पटरियों में, तो सभी के लिए बहुत सारे काम हुए हैं। पेपर में ऐसा दिख रहा है कि बहुत कम रेलवे का विस्तार हुआ है, लेकिन कहीं पर डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, चौपल लाइन बचा है। डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, लेकिन लाइनों की संख्या बढ़ गई ना, पहले सिंगल लाइन था, फिर वो डबल लाइन हुआ, ट्रिपल लाइन हुआ, और ऐसे ऐसे करके हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो विकास कर रहे हैं। बस ये डिस्टेंस ने बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर निरंतर डेवलप होता जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रेल लाइन, है ना। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में वैसे देखा जाए तो ऑफिशियली 6 या 7 रेलवे लाइन है। देख लेते हैं पहला, ठीक है, लाइन से पहला रेलवे लाइन जो है उसे हम मुंबई हावड़ा रेल मार्ग के नाम से जानते हैं। कौन सा रेल मार्ग? मुंबई हावड़ा रेल मार्ग। ठीक है, तो ये मुंबई हावड़ा रेल मार्ग यहां से आया नागपुर से, उसके बाद इधर ऐसा बढ़ा, ऐसा, और ये ऐसा निकल गया, तो ये है हमारा मुंबई हावड़ा रेल मार्ग। इधर नागपुर से आया, नागपुर से डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ से राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, चरोदा, कुम्हारी होते हुए रायपुर पहुंचा, रायपुर से आगे बढ़ा तिल्दा, अरे रुको तिल्दा मत पहुंचो अभी, ठीक है, उसके बीच में भी तो है कुछ कुछ, फिर सिलियारी, मांडर, सिलियारी, बैकुंठ, तिल्दा, ऐसा पहुंचे, फिर भाटापारा पहुंच गए, भाटापारा के बाद बिल्हा पहुंच गए, बिल्हा के बाद पहुंच गए बिलासपुर, बिलासपुर से आगे बढ़े इधर अपन जांजगीर, अकलतरा, जांजगीर, सक्ती होते हुए, खरसिया, रायगढ़ होते हुए आगे निकल गए हावड़ा की दिशा में। तो ये हमारा पहला रेल मार्ग है जिसका नाम है मुंबई हावड़ा रेल मार्ग। ठीक है, फिर आते हैं दूसरा। दूसरा है भाई आपके यहीं से निकल रहा है, कहां से? बिलासपुर से, जिसे आप बिलासपुर अनूपपुर रेल मार्ग के नाम से जानेंगे। क्या है? बिलासपुर अनूपपुर रेल मार्ग, है ना। ये तो ये अपन बिलासपुर से निकले और ये अनूपपुर चले गए, तो बिलासपुर, बिलासपुर से कोटा, कोटा से इधर पेंड्रा रोड होते हुए अपन अनूपपुर की दिशा में चले गए। तो ये दूसरा रेल मार्ग है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बिलासपुर अनूपपुर रेल मार्ग। फिर तीसरा रेल मार्ग आएगा जो कि अनूपपुर से अंबिकापुर वाला रेल मार्ग है। क्या है? अनूपपुर से अंबिकापुर। ठीक है, तो ये है, तो ये अनूपपुर से आया ऐसा, यहाँ पे चिरमिरी गया, फिर यहाँ से बैकुंठपुर, फिर सूरजपुर, विश्रामपुर होते हुए कहाँ तक चला गया? अंबिकापुर तक चला गया। तो ये है हमारा कौन सा? अनूपपुर अंबिकापुर रेल मार्ग। क्लियर। अब आते हैं चौथा, ये हमारा चांपा से दीपका वाला, ठीक है, चांपा से दीपका वाला रेल मार्ग, तो ये वाला है ना। तो ये है हमारा चांपा, चांपा से हम लोग आगे बढ़े कोरबा, और कोरबा से इधर दीपका को कनेक्ट कर दिया। तो ये पूरा का पूरा अपन एक्सपांड करके देखे हुए हैं जिले के अंदर में, है ना। तो ये वही वाला रेल मार्ग है। अपन चांपा से आगे बढ़े, चांपा से कोरबा गए, कोरबा से दीपका, मैंने आपको बताया भी था इसका क्या नीड है, तो कोयला वोयला पूरा है इधर। चलो, तो ये हो गया। बढ़े आगे। चलिए अगला, पांचवा, है ना। तो ये रायपुर से हमारा जाएगा दोस्त विशाखापट्टनम वाला, रायपुर से विशाखापट्टनम। ठीक, तो यहां से निकले अपन रायपुर से,
रायपुर से इधर आरंग वारंग है, महासमुंद होते हुए हम लोग विशाखापट्टनम चले गए। तो ये है अपना 5वां रेल मार्ग। एक बढ़े थोड़ा सा आगे, 6वां, दुर्ग से दल्ली राजहरा वाला। दुर्ग से क्या याद रखेंगे, दल्ली राजहरा। इसको भी इसी कलर से बना देते हैं ना, अलग अलग रूट है। तो ये दुर्ग है अपना, यहाँ पे दुर्ग से अपन इधर बालोद गए और बालोद से ये दल्ली राजहरा तक आ गए। तो ये हमारा रेल मार्ग है दुर्ग से दल्ली राजहरा, ये हो गया। अगला रेल मार्ग इधर 7वां नंबर का है ना, ये हमको कहां से कहां जोड़ेगा, तो कोरापुट से हमारे बेलाडीला को जोड़ता है। कहां से कहां को जोड़ रहा है, कोरापुट से बेलाडीला। इसके लिए भी इसी कलर का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इधर से आया कोरापुट से, इधर से नगरनार जगदलपुर होते हुए आएगा, इधर से दंतेवाड़ा होते हुए ये बेलाडीला तक जाएगा। तो ये है हमारा कोरापुट बेलाडीला वाला रेल मार्ग। क्लियर है एकदम अच्छे से, बढ़े थोड़ा सा आगे। अच्छा, अब कुछ प्रस्ताव नहीं, अपना कुछ यहां पर कॉरिडोर्स हैं दोस्त। क्या है, कॉरिडोर है ना। एक है ईस्ट कॉरिडोर, कौन सा कॉरिडोर है, ईस्ट कॉरिडोर। एक है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है। और उसके बाद दंडकारण्य कॉरिडोर आएगा। कौन सा कॉरिडोर आएगा, दंडकारण्य कॉरिडोर, जिसमें 2 है, ठीक है। तो टोटल अपने को 4 कॉरिडोर्स पढ़ना है। एक है ईस्ट, एक है ईस्ट वेस्ट, एक है दंडकारण्य। दंडकारण्य के अंदर 2। तो पहले देखते हैं ईस्ट। तो ईस्ट हमारे नक्शे में इधर है कि इधर है, इधर है। तो पहले इधर का देखना है, ईस्ट मत, उधर नहीं जी, इधर, इधर है अपना ईस्ट। तो इस तरफ ही आएगा वो कॉरिडोर। सिंपल सी बात है, अगर कॉरिडोर की बात कर रहे हैं और ईस्ट बोल रहे हैं तो ईस्ट वाले दिशा में, ठीक है। ठीक है, अलग दिखेगा ही। तो ईस्ट कॉरिडोर, तो हमारा ईस्ट इधर है, ठीक है। तो ये खरसिया है, इस खरसिया से धर्मजयगढ़ चले गए और धर्मजयगढ़ से अपन जोड़ दिए कोरबा। समझे, रेलवे क्यों जोड़ रही है, कोयला। धर्मजयगढ़ मान नदी घाटी पूरा भर भर के कोयला मिल रहा है, तो वहां से निकाल के कैसे लाएंगे, तो रेलवे का। तो उधर से कोरबा भी कनेक्ट कर दिया भैया, उधर से सीधा ऐसा निकाल के इधर भेज दो वाला, ठीक है। तो पहला कौन सा अपन याद किए, ईस्ट कॉरिडोर, ठीक है। मैं यहां पे बना दिया ये ईस्ट, ठीक। तो ईस्ट कॉरिडोर कौन सा हमारा, ये वाला, कोरबा सॉरी खरसिया, खरसिया से धर्मजयगढ़ होते हुए कोरबा को कनेक्ट कर रहा है। ये कौन सा कॉरिडोर, ईस्ट कॉरिडोर। अब आया ईस्ट वेस्ट, मतलब ना पूरे ईस्ट में है ना पूरे वेस्ट में है। तो भैया अगेन ये है हमारा दीपका, कौन सा है, दीपका। दीपका से कटघोरा, और कटघोरा से इधर पेंड्रा रोड को कनेक्ट कर दिया। समझे, कहां से कहां को कनेक्ट किए, दीपका से कटघोरा, कटघोरा से पेंड्रा रोड को कनेक्ट कर दिए। ये हमारा क्या कहलाएगा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। क्लियर, बढ़े थोड़ा सा आगे, ठीक है। सिंपल इसमें मैं सेम कलर से बनाया हूं, लेकिन आप समझ जाओगे। ईस्ट मतलब उधर वाला, ईस्ट वेस्ट मतलब इधर जो बीचों बीच है। सेंट्रल भी बोल सकते थे, लेकिन उसको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बोला, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट को जोड़ने का काम वो कर रहा है, इसलिए उसको भी ईस्ट वेस्ट बोल दिया। अगला दंडकारण्य कॉरिडोर है ना। तो दंडकारण्य कॉरिडोर जो है वो दल्ली राजहरा तक अपन आ गए। अब ये दल्ली राजहरा से आगे बढ़ेगा और ये राव घाट तक कनेक्ट करेगा भानु प्रतापपुर होते हुए। तो दल्ली राजहरा से राव घाट को कनेक्ट कर रहा है पहला कॉरिडोर, ठीक है। इसी में जो दूसरा कॉरिडोर है वो इस राव घाट से ऐसे नारायणपुर होते हुए ऐसे जगदलपुर को कनेक्ट करेगा। तो ये 2 कॉरिडोर्स यहां पे बनेंगे। बेसिकली वो दुर्ग से लेकर के जगदलपुर को कनेक्ट करना है, क्योंकि नीचे में रेलवे का विस्तार नहीं है। अपन सेंट्रल पार्ट से नीचे जाना है तो अपने को रेलवे है ही नहीं, तो इसलिए रेलवे की सुविधाओं का विस्तार करना है। तो इसलिए वो जो पर्टिकुलर है दूसरा दंडकारण्य वाला, वो कहां से, राव घाट से नारायणपुर कोंडागांव होते हुए जगदलपुर को कनेक्ट करने वाला है। एक याद रखना, बुक को थोड़ा सा देख समझ के पढ़ना ना, इसको ही देख के पढ़ना। क्लियर, तो चारों कॉरिडोर में कोई समस्या नहीं। इसके अलावा कुछ प्रस्तावित है दोस्त, है ना। ये तो कॉरिडोर्स है, इसके अलावा कुछ प्रस्तावित परियोजनाएं हैं, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 मिनट लगेगा, खत्म करते हैं, 4 ठोक है।
ठीक, पहला ये कौन सा बना है जी, पहला कलर ये है ना, हाँ ठीक। इसमें हम लोग जोड़ेंगे सूरजपुर से परसा को। क्या है, सूरजपुर परसा, जैसे इधर हम लोग पढ़े वैसी ये कनेक्टिविटी वाला है। तो सूरजपुर से परसा, कहाँ है सूरजपुर, ये सूरजपुर से परसा को कनेक्ट करेगा। परसा कहाँ है, उधर एमपी में, ठीक है। तो परसा को उधर कनेक्ट करेगा, क्लियर, पहला। दूसरा भी सेम कलर में बना दूं, अंबिकापुर से बरवाडी को जोड़ेगा, अंबिकापुर से बरवाडीह को जोड़ेगा। तो ये है हमारा अंबिकापुर, और इधर झारखंड में है बरवाडी, ठीक है। तो अंबिकापुर से ऊपर की दिशा में बलरामपुर को कनेक्ट करते हुए उधर किधर ले जाएगा, वो झारखंड का बरवाडी ले जाएगा। तो दो ठोक ये हो गया। तीसरा भी सेम कलर से, रायपुर से हम लोग झारसुगड़ा को जोड़ेंगे, नया रायपुर, बेसिकली बी प्रिसाइज अगर बात की जाए तो नया रायपुर से झारसुगड़ा को, ठीक है। तो ये हमारा परमाल कसा स्टेशन है दोस्त, यहाँ पे अपना दुर्ग जिले में। तो दुर्ग जिले के परमाल कसा से इधर अपन नया रायपुर को कनेक्ट करेंगे, नया रायपुर से इधर ऐसा बलौदा बाजार को कनेक्ट करते हुए इधर सारंगढ़ वारंगढ़ को कनेक्ट करते हुए हम खड़सिया के माध्यम से इधर झारसुगड़ा को कनेक्ट करने वाले। तो ये वाला हमारा कौन सा रूट है, सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस क्या है, नया रायपुर को कनेक्ट कर दे रहा है दोस्तों। नया रायपुर में रेल मार्ग नहीं है, और नया रायपुर हमारी फ्यूचरिस्टिक राजधानी है। राजधानी तो अभी भी है, लेकिन फ्यूचरिस्टिक हमारा सिटी है। जैसे नई दिल्ली डेवलप हुआ, वैसे हम नया रायपुर को डेवलप कर रहे हैं, तो वहां को भी रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ना है। विकास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परिवहन के साधन, तो जोड़ना है दोस्त। तो इसलिए यहाँ पे ये जुड़ा। तो परमाल का साथ दुर्ग वाला उधर से कहाँ आया, नया रायपुर, नया रायपुर से इधर बलौदा बाजार होते हुए अपन कहाँ चले गए, सारंगढ़ वारंगढ़ होते हुए अपन चले जाएंगे इधर खड़सिया, और खड़सिया से झारसुगड़ा को वो कनेक्ट करेगा। तो ये हो गया तीसरा। अब हो गया चौथा। चौथा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आया हुआ है। ये हमारा अपना कटघोरा से डोंगरगढ़ को कनेक्ट करेगा। कहां से कहां को कनेक्ट करेगा, कटघोरा से देख रहे हो, ये पूरा का पूरा छूता है, ये वाला रेल मार्ग है ही नहीं। तो ये है हमारा कटघोरा, ठीक है। तो ये कटघोरा से ये वाला जो लाइन है उसको बाईपास करते हुए आएगा, इधर मुंगेली को कनेक्ट करेगा, इधर मुंगेली के बाद इधर कवर्धा को कनेक्ट करते हुए इधर खैरागढ़ को कनेक्ट करते हुए कहां आ जाएगा, हमारा डोंगरगढ़ आकर के कनेक्ट होगा। तो ये है हमारा आया हुआ प्रश्न है, ये पूछा था क्या प्रस्तावित है निम्न में से बताइए बोल के। ये प्रस्तावित है हमारा, क्योंकि उस क्षेत्र में भी रेलवे की कोई सुविधा नहीं है, तो उस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी, ठीक है। मैकल रेंज जो है उसके लिए वरदान साबित होगी। तो इसको याद रखना है अपना, कहां से कहां जोड़ेगा, कटघोरा से डोंगरगढ़। विजिबल है एकदम आसानी से, कोई समस्या इसमें। तो ये हो गया आपका परिवहन वाला टॉपिक आज का खत्म, ठीक। अच्छा।